क्या आप जानते हैं आज के समय में कोई अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं है। अपराध कहीं पे भी हो सकता है। इसी तरह से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे राज्य को या कहें तो पूरे देश को झकझोर दिया था। लोग इसे दिल्ली की निर्भया और वेस्ट बंगाल के हेतल पारेख केस से जोड़ने लगे थे। आज की कहानी एक ऐसी भयानक वारदात के बारे में है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। वहीं पुलिस ने भी इसे सुलझाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की हदें पार कर दी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं जिशा एर्नाकुलम केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है केरला राज्य के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पेरम्बवूर नामक एक जगह पड़ता है। इसी के कुछ किलोमीटर दूर है कुरुप्पम पड़ी। इसी लोकेशन में पेरियार वैली कैनाल आता है। यह गवर्नमेंट इरिगेशन कैनाल है। इसी कैनाल के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ पर एक परिवार रहता था। इसमें थे माँ राजेश्वरी और 29 साल की इनकी बेटी जिशा। ये दो लोगों का परिवार यहाँ पर रहता था। ये लोग बहुत गरीब थे। इनका खुद का ज़मीन भी नहीं था। सरकारी ज़मीन पर ये लोग एक कमरे वाली झोपड़ी बनाकर रहते थे जहाँ पर टॉयलेट तक नहीं था। माँ राजेश्वरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम करती थी। इन्होंने घरों घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने जैसे काम भी किए थे। लेकिन 14 सालों से ये हॉस्पिटल अटेंडेंट थीं। काफ़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। वह इनकी बेटी जिशा एर्नाकुलम लॉ कॉलेज से BA LLB की पढ़ाई कर रही थी। बचपन से ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थीं। इनका सपना था एक वकील बनने का, ताकि गरीब लोगों की मदद कर सके, उनको अधिकार दिलाने में। क्योंकि ये सारी चीज़ें झेल चुकी थीं, बल्कि झेल रही थीं। माँ ने भी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जब जिशा 8 साल से भी कम उम्र की थी तभी इसके माँ को पिता ने छोड़ दिया था। तब से ही माँ बेटी यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। ये भी एक वजह थी जिशा के मन में वकील बनने का सपना पनपने की। खैर, अब दिन आता है 28 अप्रैल 2016। रात में 8:30 बजे के आसपास माँ राजेश्वरी अपनी ड्यूटी से घर पर लौटती हैं। उस वक्त घर पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लाइट कटी थी। माँ ने बेटी जिशा को आवाज़ दिया और घर का दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा केवल भिड़काया हुआ था। फिर माँ ने जैसे ही टॉर्च या लालटेन जलाया, सामने फर्श पर जिशा को देखकर इनकी चीखें निकल जाती हैं। माँ रोते हुए चीखते हुए बाहर आईं। एक पड़ोसी भी इनकी आवाज़ सुनकर अपने घर से बाहर निकलते हैं। माँ ने उनसे कहा कि इनकी बेटी को चलकर देखिए, उसको क्या हो गया। अब पड़ोसी भी टॉर्च लेकर झोपड़ी के अंदर गए। इनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि जिशा बिना कपड़ों के रक्त में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके इंटेस्टाइन बॉडी से बाहर झांक रहे थे। बहुत ही भयानक दशा थी। पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। एक तो बिजली नहीं था, ऊपर से ये सुनसान इलाका और अंधकार। यहाँ जिशा के शरीर पर ढेर सारे जख्मों के निशान थे। गले पर निशान था। तेजधार हथियार के पूरे बॉडी पर अनगिनत निशान मिले। वहीं से शराब की कुछ बॉटल्स मिलती हैं और एक चाकू भी मिला। लगा किसी चाकू से कत्ल किया गया होगा और वो कातिल कोई शराबी है। पुलिस ने सारी चीज़ें कब्जे में लीं और बॉडी को अलब्जा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। साफ साफ ये कत्ल का मामला था। पुलिस कत्ल का केस दर्ज कर लेती है, पर कुछ खास एक्शन नहीं लिया जाता है क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम था। 16 से 18 मई के बीच इलेक्शन था राज्य में। अब इसके अगले दिन यानी 29 अप्रैल को जिशा के शव का पोस्टमार्टम हुआ। देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन में ये काफ़ी अहम प्रोसेस होता है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला पोस्टमार्टम के टाइम मौजूद नहीं था, जबकि उन्हें होना चाहिए। डॉक्टर पोस्टमार्टम के टाइम आमने सामने क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, पुलिस को उसे नोट करना होता है। ये काफ़ी अहम है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद नहीं था। सभी लोग इलेक्शन में बिजी थे। खैर, डॉक्टर ने सारा पोस्टमार्टम किया, सैंपल्स कलेक्ट किए। जिशा के दोनों हाथों के नाखूनों में स्किन के कुछ टुकड़े पाए गए, जैसे कि इसने कातिल का विरोध करने के टाइम उसे खरोंचें मारी हों। उस कातिल के स्किन के कुछ अंश जिशा के नाखूनों में फंस गए थे। डॉक्टर ने कई सारे फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी की गई। सब कुछ करने धरने के बाद जिशा का शव इसी 29 अप्रैल की शाम तक परिजनों को सौंप दिया गया। इसके परिजन में माँ राजेश्वरी, एक बड़ी बहन दीपा और एक आंटी थीं। बाकी ना तो कोई रिश्तेदार आए थे, ना पड़ोसी थे, ना जिशा का कोई दोस्त वगैरह था। कोई भी मौजूद नहीं था, केवल कुछ गिने चुने ही लोग थे। पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करने की परमिशन भी दे दी। फिर इसी शाम में जिशा का अंतिम संस्कार हो जाता है। माँ और बहन का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। इनकी दुनिया बिखर गई। वैसे ये खबर अभी तक मीडिया में नहीं आई थी। सब कुछ बिल्कुल शांति से हुआ। यहाँ तक कि गांव के लोगों को भी कोई खबर नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है इनके गांव में। शाम में छपने वाला एक छोटा मोटा लोकल अखबार था। उसने एक छोटी सी खबर छाप दी थी कि एक महिला का शव मिला है उसके घर पर, उसके कत्ल की आशंका है। इसी खबर को पढ़ने के बाद जिशा के दोस्तों को पता चला कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। फिर ये लोग उसके घर पर जाते हैं, उसकी माँ से मिलते हैं। इधर पुलिस भी कुछ खास कर नहीं रही थी। घर के लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करती है, जैसे कि आप कहाँ थीं, क्या कर रही थीं, वगैरह वगैरह। ऐसे धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर गया। ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुआ।
माँ राजेश्वरी अपनी बेटी को उस हालत में देखकर सदमे में चली गई थीं और ये हॉस्पिटल में भर्ती थीं। अब 4 मई के दिन जिशा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। इसमें था कि उस लड़की के ऊपर 38 बार चाकू जैसे तेज हथियार से वार हुए थे, पूरे शरीर पर हमले किए गए थे, उसके प्राइवेट पार्ट पे भी चाकू से। अब आप सोच लीजिए, इस लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया गया था, उसके मुंह में शराब के अंश भी पाए गए। बहुत भयानक तरीके से दुष्कर्म और कत्ल किया गया था। जब ये सारी चीज़ें पुलिस ने सुनी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि घर वालों का क्या हुआ होगा। शुरुआत में पुलिस ने बस कत्ल का ही केस दर्ज किया था, अब दुष्कर्म का भी सेक्शन अपडेट किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये घटना मेन स्ट्रीम मीडिया में उतर गई। ऊपर से राज्य में विधानसभा का इलेक्शन। मीडिया का इस केस के लिए एग्रेसिव कैंपेन शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी। पॉलिटिशियंस, होम मिनिस्टर, एमएलए, मीडिया के लोग, रिपोर्टर्स, एक्टिविस्ट, इन सभी लोगों की भीड़ हॉस्पिटल के बाहर जमनी शुरू हो गई, जहां पे मां राजेश्वरी एडमिट थीं। घर पर भी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, अपराधी को पकड़ने की मांग करने लगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब यह केस इलेक्शन का मुद्दा बन गया। लोग रूलिंग पार्टी पर सवाल उठाने लगे। अपोजिशन पार्टी कहने लगी कि हमारी सरकार आई तो केस की अच्छे से जांच होगी, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इन सभी चीज़ों के चलते अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है। तफ्तीश शुरू किया गया। सबसे पहले मां राजेश्वरी से बात किया जाता है। उनका कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी से विवाद हो, कोई दुश्मनी हो। लोकल लोगों से भी बातचीत हुई। पता चला कि राजेश्वरी का इस गांव में कोई भी अच्छे संबंध नहीं थे किसी के साथ भी। चूंकि राजेश्वरी एक सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रही थी तो गांव के लोग उसको यहाँ से हटाना चाहते थे। उन्होंने टॉयलेट भी बनाने नहीं दिया। झोपड़ी के पीछे साड़ियों से घेर कर एक बाथरूम जैसा बनाया गया था, जहाँ पर जिशा और राजेश्वरी नहाते धोते थे। पंचायत हाउसिंग स्कीम्स के तहत राजेश्वरी और जिशा खुद का घर भी बनवा रहे थे। वहाँ पे काम करने वाले मजदूर ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगे और ठीक से काम भी नहीं करते थे, इसीलिए उनसे भी माँ का झगड़ा चल रहा था। एक बार किसी बाइक वाले ने राजेश्वरी को पीछे से धक्का दे दिया था। फिर जिशा उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा देती हैं अटेम्प्ट टू मर्डर का। उस बाइक वाले ने केस वापस लेने की धमकी भी दी थी। वहीं जिशा की बड़ी बहन दीपा, उसको उसके पति ने 6 साल पहले छोड़ दिया था। वो पति भी अपने साली यानी जिशा को धमकी देता था क्योंकि ये अपनी बहन की तरफ से बोल देती थी। तो ऐसे करके जिशा ने सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। तो ऐसे करके राजेश्वरी ने सभी सस्पेक्ट के बारे में बताया जिन पर भी इनका शक है। पुलिस सबकी लिस्ट तैयार करती है और इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। गांव के लोगों से पूछताछ के दौरान एक विटनेस सामने आती हैं। उनका नाम था श्रीलेखा। ये जिशा के घर के करीब में रहती थीं। इन्होंने कत्ल वाले दिन शाम को किसी को जिशा के घर के पास देखा था। उसका चेहरा तो ये ठीक से देख नहीं पाई थी, लेकिन अगर दोबारा दिखा तो ये पहचान सकती हैं। वो एक आदमी था। उसने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का चप्पल पहना था और वो नहर की ओर से जा रहा था। ये बयान सुनने के बाद पुलिस ने नहर के आसपास छानबीन शुरू कर दी। सर्चिंग डॉग्स बुलाए गए, उनसे मदद लिया गया। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर नहर के किनारे एक जोड़ी चप्पल मिलता है, ब्लैक कलर का। इस पर रक्त के अंश भी थे। पुलिस ने इसे कब्जे में ले लिया, शायद एक कातिल का चप्पल हो। पुलिस को मौका वारदात से चाकू भी मिलता है जिस पर फिंगरप्रिंट्स थे। शराब की बॉटल्स भी मिली, उस पर भी फिंगरप्रिंट थे। दोनों कई फिंगरप्रिंट मैच भी कर रहे थे, यानी ये सेम ही इंसान ने लिए थे। पुलिस ने अब गांव में जानने की कोशिश की कि यहाँ पर शराब कौन कौन पीता है या किसी और तरह का नशा करता हो। आगे पुलिस के सामने एक और विटनेस आते हैं। उन्होंने भी पीली शर्ट और काली चप्पल में किसी को जिशा के घर के पास देखा था। फिर वो नहर पार करके चला गया। ये विटनेस उस वक्त आम तोड़ रहे थे, तभी देखा था। अब पुलिस ने इनसे पूछा कि क्या आप उसको पहचान सकते हैं। विटनेस बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोले कि हाँ, मैं उसको जानता हूँ, वो इसी गांव का है। ये सुनते ही पुलिस को लगा कि केस सॉल्व हो गया। विटनेस ने उस आदमी का नाम और फ़ोन नंबर भी दे दिया। अब पुलिस उस सस्पेक्ट को कॉल करती है, मगर वो फ़ोन नहीं उठाता है। फिर पुलिस ने उसकी मोबाइल टावर लोकेशन निकाली। पता चला कि ये आदमी पेरम्बवूर में है ही नहीं, ये कन्नौर जिले में है। आसपास के लोगों से इसके बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि ये 29 अप्रैल को कन्नौर गया था। 28 अप्रैल को जिशा के साथ वो घटना हुई थी। इसके अगले ही दिन ये सस्पेक्ट कन्नौर भाग गया। पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगा था। एक टीम कन्नौर भेजी गई, वहां से उस सस्पेक्ट को पकड़ा जाता है। इसकी तलाशी लेने पर पुलिस को एक चाकू भी बरामद हुआ। अब पुलिस इसे पेरम्बवूर थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन ये आदमी सारी चीज़ों से इनकार करता रहा। इसके बारे में पुलिस को एक और चीज़ पता चली कि ये गांजे का नशा करता है। जिशा के साथ जैसी हैवानियत हुई थी उसे कोई आम इंसान होशो हवास में नहीं कर सकता था। जरूर उसे नशे में किया गया होगा। अब यहाँ पर यह सस्पेक्ट गांजे का नशेड़ी मिलता है। ऊपर से चाकू भी इसके पास से बरामद हुआ। कत्ल के अगले दिन ये पेरम्बवूर छोड़कर भाग गया था।
इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर पुलिस ने इसकी अच्छे से खातिरदारी की, अच्छे से पूछताछ किया, इसके जानने वालों से पूछताछ हुआ। सारी चीज़ें करने धरने के बाद ये आदमी बेकसूर निकलता है। उन दोनों विटनेसेस ने कहा था कि उन्होंने पीली शर्ट में किसी को देखा था और काली चप्पल थी, मगर जब इस सस्पेक्ट के घर पर तलाशी ली गई तो कोई भी पीली शर्ट या काली चप्पल नहीं मिलती है। इसने बताया कि एक डीलर ने गांजा देने का वादा किया था, उसको पैसे एडवांस में दे दिए थे, लेकिन वो धोखा देकर भाग गया। इसीलिए 29 अप्रैल के दिन ये उसको ढूंढते हुए कन्नूर गया, चाकू लेके। खैर पुलिस इसे आगे क्लीन चिट दे देती है। इसी में गांजे वाले आदमी की मां ने पुलिस से कहा कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसे मैं जानती हूँ, वो कत्ल के अगले दिन बेंगलुरु भाग गया था। पुलिस ने उसको पहले भी 2 लड़कियों के छेड़खानी के लिए पकड़ा था। यह महिला पुलिस को उसका नाम और फ़ोन नंबर भी दे देती हैं। अब चूंकि इस पे पहले भी केस दर्ज था छेड़खानी का, तो उन केसों को खंगाला गया। एक टीम बेंगलुरु भी भेजी गई। मोबाइल टावर लोकेशन की मदद से इसे भी पकड़ा जाता है। ये आदमी गिड़गिड़ाने लगा कि इसने कत्ल नहीं किया है, इसे छोड़ दीजिए। और वो जो छेड़खानी के केसेस लगे वो भी गलतफहमी की वजह से लगे थे। ये उस लड़की से प्यार करता था, इसलिए उसके पीछे था। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ कहीं जा रही थी, ये आदमी भी उसके पीछे पीछे गया। तभी लोगों ने इसे पकड़ लिया, सोचा कि ये छेड़ रहा है लड़कियों को। लोगों ने इसकी खूब पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इसको बाद में छोड़ देती है क्योंकि ये बेकसूर था। इसने बाद में उसी लड़की से शादी भी की और ये 29 अप्रैल के दिन काम की तलाश में बेंगलुरु गया था। पुलिस ने इससे अच्छे तरीके से पूछताछ की, मगर इसका भी जीशा केस में हाथ नहीं मिलता है। इसे भी क्लीन चिट दे दिया। 8 मई को फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पता चला कि जीशा के कंधे पर किसी इंसान के बाइट के निशान हैं और वो बहुत बुरी तरीके से दांत से काटा गया था। ये शायद कातिल नहीं किया होगा। इसके दांत काटने के निशान से उसके दांतों की बनावट का पता करते हैं। एक्सपर्ट से मिला कि जिसने भी काटा होगा उसके दांतों के बीच गैप होगा। यह भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सुराग था कातिल की पहचान करने के लिए। 14 मई तक कातिल का डीएनए भी मिल जाता है। जीशा के नाखूनों में स्किन के कुछ टुकड़े भी पाए गए थे और क्राइम सीन से सलाइवा के कुछ अंश मिले। इन दोनों का ही डीएनए मैच कर जाता है और पुलिस को पूरी तरह से यकीन था कि ये कातिल का डीएनए है। जो भी अभी तक सस्पेक्ट मिले थे उनका भी डीएनए जांच कराया गया और इससे मैच कराते हैं, लेकिन ये मैच नहीं होता है। उनके दांतों की बनावट भी देखी गई, वो भी मैच नहीं हुआ। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था। अगर केस कुछ आगे नहीं बढ़ता तो टीम बदल दी जाती, ये चीज़ भी चल रही थी। आगे जांच के दौरान मिला कि जीशा के घर से 25 मीटर की दूरी पर एक घर है जहां पर एक महिला रहती हैं। उस महिला का जीशा की मां से झगड़ा चलता है, उसका एक बेटा भी है। अब पुलिस उस घर पर गई, वहां पर फिलहाल बेटा ही मौजूद था। कुछ पुलिस वाले इससे पूछताछ कर रहे थे और कुछ घर की तलाशी ले रहे थे। पुलिस को इसी तलाशी के दौरान शराब की बॉटल्स मिलती हैं। ये शराब की बोतल बिल्कुल वही ब्रांड की थी और बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जीशा के घर पर उसके कत्ल के दौरान बरामद हुआ था। लड़के के दांतों में भी गैप पाया गया। जब पुलिस इस लड़के को ग्राइंड करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो मिला कि इसका एक बड़ा भाई था। वो जीशा से प्यार करता था, मगर जीशा उसे प्यार नहीं करती थी। उसकी मां राजेश्वरी ने पुलिस में कंप्लेन भी कर दी थी इसके बड़े भाई के खिलाफ कि ये परेशान कर रहा है बेटी को। पुलिस ने बड़े भाई को थाने बुलाया और अच्छे से समझाया, उसको वार्निंग दिया। अब भाई के दिमाग में बैठ गया कि उस लड़की की वजह से थाने आना पड़ा, समाज में इज्जत क्या रह जाएगी। फिर इसके कुछ टाइम के बाद भाई ने खुदकुशी कर ली। उसके जान गंवाने के पीछे उसके छोटे भाई और मां मानते थे कि इसमें राजेश्वरी और जीशा ही जिम्मेदार हैं। अब पुलिस को जीशा के कत्ल करने का मोटिव भी मिल गया। पुलिस इसे और इसकी मां को उठाकर थाने ले गई। वहां पर अच्छे से पूछताछ किया गया। लड़के का डीएनए जांच भी किया जाता है, मगर यह भी कातिल के डीएनए से मैच नहीं होता है। यह भी बेकसूर निकला। पुलिस इन माँ बेटे को भी क्लीन चिट दे देती है। जीशा की सारी खबरें, सारी अपडेट्स मीडिया में चल रही थीं। इसी बीच में इलेक्शन हुआ और सरकार पलट गई। लोगों का मानना है कि सरकार बदलने में इस केस का बड़ा रोल था। जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेटिंग टीम चेंज कर दी और फिर से इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। अब डीजीपी की देखरेख में एक नई टीम बनती है। फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। आगे जांच के दौरान 3 औरतें सामने आती हैं। इन्होंने कहा कि कत्ल वाले दिन एक शख्स को जीशा के घर के पास देखा था, पीली शर्ट में। वो यहीं पे लेबर का काम करता है। अब चूंकि 3 अलग अलग औरतें सेम बयान दे रही थीं, तो पुलिस ने भी सोचा कि यही कातिल होगा। इन औरतों ने उस सस्पेक्ट की पहचान की। पुलिस ने उसको पकड़ा, अच्छे से खातिरदारी हुई, पूछताछ हुआ। इसका डीएनए टेस्ट होता है, कातिल से मैच कराया गया, पर यह मैच नहीं होता, यानी ये भी कातिल नहीं है। गांव का एक और लोकल आदमी पुलिस के पास आया। इसने कहा कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो इसी इलाके का नेता है, यानी पॉलिटिकल लीडर है। वही कत्ल कर सकते हैं क्योंकि जीशा की मां से उनकी पुरानी दुश्मनी है। कत्ल से 3 दिन पहले यानी 25 अप्रैल को उनका बेटा पढ़ाई करके विदेश से लौटा था। उन दोनों ने ही मिलकर कांड किया होगा। अब इस केस के पीछे एक नेता का हाथ है, ये बात भी मीडिया में लीक हो गई। हर जगह पर शोर होने लगा। पुलिस नेताजी के घर पर जाती है, उनसे बात करती है।
इनके दांतों के बीच भी वैसा ही गैप मिलता है जैसा कि कातिल के दांतों में था। पूछताछ करने पर इन्होंने सरासर मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पुलिस जिशा की मां राजेश्वरी से नेताजी के बारे में बात करती है। उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारी बुरे समय में मदद भी की है। हमारी उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, अच्छे रिश्ते हैं। जिस लोकल आदमी ने नेताजी का नाम लिया था उससे नेताजी की पुरानी दुश्मनी थी, उन्हें फंसाने के लिए नाम लिया था। जिशा के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक घर था जहाँ पर एक बस ड्राइवर रहता था। उसकी एक गंदी आदत थी, वो जिन औरतों को देखता घर के बाहर जाकर थूक देता था, पेशाब करता। इस वजह से उसकी गांव में लड़ाई भी हो जाती थी। अब पुलिस ने पता किया कि ये ड्राइवर कहाँ पे है। करंट टाइम में ये कहीं पर बस चला रहा था। पुलिस ने उसको मैसेज भिजवाया कि जिशा केस में पूछताछ करनी है, थाने आओ। उस बस ड्राइवर को किसी जानकार ने ढूंढा और उसके बस में चढ़कर उसको बताया कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, चलो जल्दी। ये सुनते ही ड्राइवर ने बस रोकी और उतरकर भाग गया। इससे पुलिस को इसी बस ड्राइवर पर शक होता है। जैसे तैसे इसको पकड़ा गया, पर इसका भी डीएनए कातिल के डीएनए से मैच नहीं होता, ये भी छूट गया। इसी बीच में मीडिया में अफवाह उड़ा कि इस केस के पीछे किसी पुलिस वाले का हाथ है। कोई पुलिस की वर्दी में था जिसका चेहरा छिपाकर बाकी पुलिस वाले उसको थाने में पूछताछ करने के लिए ले गए। आगे पुलिस मीडिया के सामने सफाई देती है कि इसमें कोई भी पुलिस वाला शामिल नहीं है, बल्कि एक सस्पेक्ट है। लोगों को उसके कपड़ों की वजह से गलतफहमी हो गई। वैसे ये सस्पेक्ट एक म्यूजिक टीचर था। एक टाइम पर इसने जिशा को म्यूजिक सिखाया था। इसका भी डीएनए कातिल के डीएनए से मैच नहीं होता। पुलिस को कुछ मिल नहीं रहा था, जिसको भी ये पकड़ते हैं वो बच जाता। महीनों गुजर चुके थे लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला था। ये लोग बिल्कुल अंधेरे में थे। इसी में ही एक लेबर, एक मजदूर पुलिस के पास आया। उसने कहा कि उसका एक साथी है, 29 अप्रैल से ही वो काम पर नहीं आया है, गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा है उसका। वो एक माइग्रेंट लेबर था, असम से यहाँ पर काम करने के लिए आया था। अब खबरी लेबर ने उस माइग्रेंट लेबर का स्केच बनवाया। पुलिस स्केच को हर जगह पर चिपकवाती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, न्यूज़ मीडिया में सर्कुलेट कराया गया। 2 जून को इसका स्केच पुलिस को मिला था। 10 जून को पुलिस ने एक सीसीटीवी कैमरा ढूंढ निकाला जो किसी फर्टिलाइजर शॉप पर लगा हुआ था। उसमें 28 अप्रैल की फुटेज देखी गई। इसमें जिशा अपने घर की ओर जाते हुए दिखती है। शायद वो कॉलेज के बाद घर पर गई हो। फिर शाम में एक आदमी जिशा के घर की ओर जाते हुए दिखता है। इसने पीली शर्ट और काली चप्पल पहना हुआ था। पुलिस समझ गई कि यही कातिल है। खबरी लेबर को इसकी फोटो दिखाई गई, उसने भी पहचान लिया। उस सस्पेक्ट लेबर का नाम था अमीरुल इस्लाम, 24 साल का एक आदमी जो जिशा के घर के पास में रहता था, लेकिन ये 29 अप्रैल से भागा हुआ था। 13 जून तक साइबर टीम लग गई अमीरुल को ट्रेस करने में। पता चला कि ये तमिलनाडु में है। 16 जून तक तमिलनाडु के कांचीपुरम से इसे अरेस्ट किया गया। शुरुआत में ये सारी चीज़ों से इनकार करता है, लेकिन जब इसका डीएनए टेस्ट हुआ तो ये 100% मैच हो जाता है। अब पुलिस ने इसकी अच्छे से खातिरदारी की। इसी अमीरुल इस्लाम ने ही जिशा का कत्ल किया था। ये आदमी जिशा के पड़ोस में रहता था। उसके लिए इसकी नीयत पहले से ही खराब थी। रोज उसे कॉलेज आते जाते देखता था। चूंकि ये पड़ोस में था तो अच्छे से इसे पता था कि जिशा कितने बजे कॉलेज जाती है, कब आती है, इसकी माँ काम पर कब जाती है, वो कब आती हैं। ऐसा ही इसने सोचा कि ये जिशा के साथ कुछ करेगा। अब बस इसे मौके की तलाश थी। 28 अप्रैल 2016 के दिन वो मौका मिलता है। सारी घटना 1 बजे से 5 बजे के बीच होती है, क्योंकि 1 बजे जिशा अपने कॉलेज से घर पर आई थी और 5 बजे माँ ने किसी काम से बेटी को फ़ोन किया था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। इसी दौरान पीली शर्ट में अमीरुल इस्लाम शराब के नशे में और चाकू लेकर जिशा के घर पर गया। उसके साथ इसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मगर वो इस पर भारी पड़ती है। फिर इसने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वो ज़मीन पर गिर गई। इसके बाद ये आदमी उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर इसने चाकू से और भी हमले किए। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी वार किया। टोटल 38 बार चाकू से हमले हुए थे। गले पर भी चाकू चलाए गए थे। जिशा अपने अंतिम समय में इससे पानी मांगती है। ये अपने साथ शराब की बोतल भी लेकर आया था, ऊपर से बहुत नशे में भी था। इसने पानी की जगह शराब की बोतल जिशा के मुंह में डाल दी। इसके बाद जिशा की मृत्यु हो जाती है। यह आदमी जिशा के साथ दुष्कर्म करने और कत्ल करने के इरादे से ही आया था। काफ़ी दिनों से इसकी नज़र थी इस पर। जब इसे लगा कि जिशा की मृत्यु हो गई है तो ये शराब की बोतल और चाकू वहीं पर छोड़कर घर से निकल जाता है। नहर के पास इसने अपना चप्पल भी छोड़ दिया। फिर ये नहर को पार करके दूसरी ओर गया। इसने अपने कपड़े चेंज किए। कत्ल के टाइम पहने हुए कपड़ों को इसने अपने पास ही रखा। फिर ये सीधे रेलवे स्टेशन गया। वहाँ से ट्रेन पकड़कर असम निकल जाता है। बीच में इसने कपड़ों को फेंक दिया। 1 महीने तक ये असम में ही रहा। फिर सोचा कि मामला ठंडा हो गया होगा वहाँ पर। आगे काम की तलाश में तमिलनाडु चला जाता है। इसके फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सब कुछ मैच हो गए थे। 100 विटनेसेस पुलिस के सामने आए थे। 100 से भी ज़्यादा पुलिस वालों से पूछताछ हुआ। 1500 लोगों को इंटेरोगेट किया गया। 5000 लोगों के फिंगरप्रिंट्स एग्जामिन किए गए। डीएनए जांच हुए। 20 लाख से भी ज़्यादा कॉल डिटेल्स की जांच की गई। तब जाकर अमीरुल इस्लाम पुलिस के हत्थे चढ़ता है।
खैर इसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 449, 376, 376A, 302, 342, 201 और 202 जैसे चार्जेस लगते हैं। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। यहाँ 195 गवाहों ने गवाही दी, 36 पीसेस मटेरियल एविडेंस पेश हुए, 290 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट किए गए अमीरुल के खिलाफ। दिसंबर 2017 में सेशन कोर्ट का फैसला आता है। कुछ मेजर चार्जेस के तहत इसे सजा होती है, जैसे आईपीसी सेक्शन 376A के तहत उम्र कैद और 25,000 का फाइन लगा, 376 के तहत 10 साल का कठोर जेल और 25,000 का फाइन लगा, 449 के तहत 7 साल का कठोर जेल और 15,000 का फाइन लगा, 342 के तहत 1 साल का कठोर जेल और 1,000 का फाइन लगा। फिर अंतिम में 302, इसके लिए इसे फांसी की सजा होती है। अमीरुल इस्लाम हाईकोर्ट में इसे अपील करता है। 20 मई 2024 के दिन केरला हाईकोर्ट इसके सजा को बरकरार रखती है, यानी फांसी होगी। इसके बाद इसने कहा कि इसे असम के जेल में शिफ्ट किया जाए। इसके माता पिता बहुत गरीब हैं, वो बार बार इससे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, लेकिन यहाँ पर इसे रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि डेथ पेनल्टी मिलने वाले कैदी को दूसरे किसी राज्य के जेल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। 2 कोर्ट से तो फांसी मिल चुकी है, अब बचा है बस सुप्रीम कोर्ट। वैसे इसके आगे भी प्रोसीजर है। खैर फिलहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।